हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय क्लास। आज हम पिट्स एक्ट पर बात करेंगे। 1784 में जो पिट्स एक्ट पास किया गया था, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके बाद 1784 में पिट्स एक्ट पास किया गया। इसके कई प्रावधान हैं, कई प्रोविजंस हैं, जैसे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ कंट्रोल, दो बोर्ड क्रिएट किए गए। साथ ही गवर्नर के पावर को भी बढ़ा दिए गए। तो चलिए आगे क्लास में समझते हैं पिट्स एक्ट एग्जैक्टली है क्या चीज। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। दरअसल पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 हमारे जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1783 का, उसमें जितने भी डिफेक्ट्स थे उसे हटाने के लिए लाया गया। ऑफ कोर्स 1773 के बाद 1781 में एक और एक्ट लाया गया था, एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, लेकिन वो इतना कंसर्न नहीं रखता क्योंकि उसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। हम कंसिडर करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है। बेसिकली जितने भी डिफेक्ट्स, जैसे कि मैंने बताया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में थे, उन सब डिफेक्ट्स को हटाने के लिए 1784 का एक्ट लाया गया। इसी को पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। चलिए पिट्स इंडिया एक्ट के फीचर्स को हम समझते हैं। फीचर्स में बेसिकली आप से याद करने के बजाय ज़रा समझ लें, जो ये एक्ट है, इस एक्ट ने बेसिकली क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इसमें इससे पहले आपके जो पॉलिटिकल पावर हैं, साथ में जो कमर्शियल पावर है, जो कमर्शियल एक्टिविटी थी, इसे पावर नहीं कहेंगे, एक्टिविटी कहेंगे, कमर्शियल एक्टिविटी और जो पॉलिटिकल पावर था, वो दोनों मिक्स था। ठीक है। तो एक ही अथॉरिटी से संभाला करता था। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कमर्शियल एक्टिविटी और जो पॉलिटिकल पावर है, इन दोनों को डिस्टिंग्विश किया गया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। पॉलिटिकल पावर को संभालने के लिए, आई होप आप देख पा रहे होंगे, पॉलिटिकल पावर को समझने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक तैयार किया गया। साथ ही कमर्शियल पावर को संभाल, जो कमर्शियल एक्टिविटी है उसे संभालने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया है। सो पॉलिटिकल पावर को बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभालता और कमर्शियल एक्टिविटी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संभालता। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल इतने पावरफुल हो गए कि आपके जो गवर्नर जनरल हैं, गवर्नर जनरल भी इनसे सीख करना पड़ता, परमिशन सीख करना पड़ता। जब इसको किसी के साथ वार करना हो या फिर कोई पीस ट्रीटी साइन करनी हो, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आदेश पर ही, इनके परमिशन के आधार पर ही ये ऐसा कर सकते थे। इतना पावरफुल बना दिया था इन्हें। साथ ही जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, सिविल, आपके जो मिलिट्री है ना, सिविल मिलिट्री एक्टिविटी या फिर रेवेन्यू जो कलेक्ट करते थे, उनको भी सुपरवाइज करने का इन्हें पूरा पावर दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ठीक है। ये पूरा डायरेक्ट करते थे, पूरा सुपरवाइज करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली अब किसी तरह से फ्री नहीं था। ये इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर ही, दायरे के अंदर ही काम करना होता था। आपको याद होगा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर के लिए, इसके साथ गवर्नर का हमेशा झगड़ा चलता था, गवर्नर जनरल का हमेशा झगड़ा चलता था। तो अब इसके और गवर्नर जनरल के जो झगड़ा है, उसे खत्म करने का रास्ता उन्होंने एक निकाला। उन्होंने इस एक्ट के मुताबिक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नर जनरल आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ओवरपावर कर सकता है इंपॉर्टेंट मैटर्स में। ठीक है। अब इन्हें एक वेटो पावर दे दिया गया, एक डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया गया। कहा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल आप गवर्नर जनरल को ओवरपावर नहीं कर सकते, गवर्नर जनरल आपको, आपके ऊपर हावी हो सकता है, आपके ऊपर ओवरपावर कर सकता है। साथ ही इन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जितने भी मेंबर, 4 मेंबर थे पहले, उन्होंने इसे घटाकर 3 कर दिया और जो 4th मेंबर है उसे गवर्नर जनरल को ही रख दिया। मतलब गवर्नर जनरल
वन इन ऑल थे। अब देखिए, इसको रखने का मतलब भी बनता है, 3 में अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, अगर 3 मेंबर में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो गवर्नर जनरल उसे आराम से अपना एग्रीमेंट देकर उसे बहुमत यानी उसे मेजोरिटी दिला सकते थे, और कोई भी डिसीजन इस तरह से गवर्नर जनरल के हक में ही होता। तो ये कुछ सुधार पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने लाने की कोशिश की थी। यहां पर आगे हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। सिग्निफिकेंस में सबसे पहले आता है आपके जो गवर्नर जनरल है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो झगड़ा चलता था वो एकदम खत्म हो गया, वो झगड़ा कभी नहीं रहा। दूसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जरिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर उनका पूरा कंट्रोल था। तीसरा, गवर्नर जनरल चीफ एग्जीक्यूटिव हेड बन गए, ठीक है। और इसको असिस्ट करने के लिए, इनको असिस्ट करने के लिए, गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो था ही, दूसरे आपके मिलिट्री, पुलिस, जुडिशियरी और जो सिविल सर्विसेज थी, ये पूरा इनका साथ देते थे। और इनके मकसद थे इंडिया में जितने भी पोजीशन हैं उनको अपने पास रखना, साथ ही जितने रेवेन्यू हैं, टैक्सेस हैं, उनको अच्छी तरह उठाना और लॉ एंड ऑर्डर इंडिया में मेंटेन करके रखना। तो यही 3 चीजें, पोजीशन को रिटेन करना, रेवेन्यू जनरेट करना, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इसी को आगे रखकर गवर्नर जनरल अपने जितने भी अंग हैं, अपने जितने भी पार्ट्स हैं, उन्हें यूज करते थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मिलिट्री, पुलिस, जुडिशरी हो या सिविल सर्विसेज हो। तो इसी के आधार पर जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का सिग्निफिकेंस यही है, और इसे भी मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। हम अगले क्लास में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्ट बाकी एक्ट से अलग है। इसे हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। तो अगली वीडियो को जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है, कुछ सुझाव हो, कोई सजेशन हो, प्लीज़ डू राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दिस concept by speaking in Hindi as well as in English. So let's see if it helps. Please do comment. Thank you.